नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं। आज भी हम वही शुरुआत करने वाले हैं और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे दोस्तों। और लगातार हम आपको पिछले एपिसोडों में राजनीतिक सरगर्मियों की खबरें ज़्यादातर दिखा रहे थे। आज मिश्रित खबरें हैं, आसपास की तमाम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं जो जानना आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। वो खबरें आपको हम दिखाते हैं और ये महीना दोस्तों कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यक्रमों वाले महीने होते हैं और अगला अक्टूबर का भी जो माह है वो भी धार्मिक कार्यक्रमों का महीना रहता है। हम बात करें रामलीलाओं की रिहर्सल प्रारंभ है। सबसे बड़ी रामलीला क्षेत्र की रामलीला समिति, उसकी रिहर्सल भी हो रही है। और दोस्तों बात करें आदर्श रामलीला कमेटी जो कि हाथीपुर आवास में होती है, भादरा की दूसरी सबसे बड़ी रामलीला, उसकी भी रिहर्सल चल रही है। अनेकों और भी छोटी मोटी रामलीलाएं होती है दोस्तों, चाहे वो बाल रामलीला हो जो कि पंचायती स्कूल के पास होती है, वाल्मीकि रामलीला हो जो कि वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में की जाती है। और दोस्तों यहाँ एक रामलीला संजय चौक एरिया में भी की जाती है जो कि पुरानी वार्ड नंबर 11 की रामलीला के नाम से वो मशहूर है। तो इन रामलीलाओं की भी तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही है। क्षेत्र में तैयारियां की जा रही है गणेश युवा महोत्सव की। और आगे दोस्तों नवरात्रा भी आ रहे हैं, श्राद्ध भी आ रहे हैं। उसके बाद में दुर्गा पूजा कमेटी का भी कार्यक्रम होगा, रामलीलाओं का आयोजन तो होगा ही होगा, फिर दीपावली का त्यौहार, अनेकों त्यौहार दोस्तों इन 2 महीनों में आते हैं। और दीपावली से पहले तो जैसे धार्मिक कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ जाती है दोस्तों। लेकिन हम बात करें दोस्तों ऐसे समय में, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला गोगा मेडी का मेला हमारे पास ही 15 किलोमीटर दूर चल रहा है दोस्तों। और उधर बात करें तो राजगढ़ तहसील में भी ददरेवा धाम में गोगा जी महाराज का मेला बढ़ता है दोस्तों, वो भी 1 महीना लगभग चलता है। दोनों ही मेले एक साथ चलते हैं, लाखों की भीड़ उमड़ती है। और दोस्तों इसके साथ, भीड़ के साथ कुछ ऐसी गैंग्स भी आती हैं, चोरी करने वाले लोग और गाड़ियां चोरी करने वाले लोग, दुकानों का ताला तोड़ने वाले लोग, आसपास के कस्बों में सुनियोजित ढंग से चोरियां करने वाले, लूटपाट करने वाले, चैन स्नैचिंग करने वाले अनेकों लोगों की, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ऐसी टीमें आती है दोस्तों। अगर हम बात करें क्षेत्र में इस वक्त चोरियों की, लूटपाट की घटनाएं एकाएक बढ़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ी है, लगातार चल रही है। मेला तो अब आया है और मेले के दौरान तो निश्चित रूप से ही इन घटनाओं में इजाफा होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी गैंग्स यहाँ आती है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता है, चौकस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कलाकारी करने में दोस्तों कहीं ना कहीं चूक नहीं करते हैं और पुलिस को गच्चा दे ही जाते हैं। पुलिस की पकड़ में भी आते हैं बहुत से लोग, लेकिन 1 या 2 या 3 4 गैंग यहाँ नहीं आती दोस्तों। छोटे छोटे यहाँ गिरोह उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मेले को देखते हुए सक्रिय हो जाते हैं। अगर ऐसी हम बात करें दोस्तों, कल भादरा में एक बहुत बड़ी घटना हुई। ऐसी घटना भादरा में अमूमन पहले कभी नहीं देखी गई दोस्तों। एक उत्तर प्रदेश के ईटा से आई हुई एक दर्शनियों की, श्रद्धालुओं की बस को लूटा गया दोस्तों भादरा में। और वो कहाँ लूटा गया? जब वो गोगा मेडी से दर्शन करके भादरा की तरफ आ रहे थे और सावा मार्ग के लिए बिजली विभाग के पास जो बाईपास है नहर के पैरेलल, वहाँ से होकर सावा मार्ग की तरफ से वो खाटू श्याम जा रहे थे। यहाँ गोगा मेडी से खाटू श्याम के लिए जा रहे थे, लेकिन नहर के पास जहाँ से रामतलाई आश्रम धाम को एक कच्चा रास्ता मार्ग जाता है, उससे ठीक पहले 2 पिकअप 2 गाड़ियाँ आई दोस्तों। एक बस के आगे लगा ली और बस को जबरन रोका गया। और जब बस वाले उसको रोक नहीं रहे थे, जबरन नहीं रोक रहे थे, तो ईंट बाठों से बस पर हमला किया गया। लाठी, डंडे, लोहे की रोड आदि से बस पर हमला किया गया। बस के अंदर घुस के 10-12 लोग थे, 5-7 की संख्या में मोटरसाइकिल सवार लोग भी थे। बस के भीतर घुसे,
सवारियों के साथ मारपीट की, महिलाओं के साथ मारपीट की। हमने वो कवरेज भी की दोस्तों, रात्रि को करीब 9:30-10 बजे ये कवरेज है, जब वो पुलिस थाना के आगे सारे लोग जमा थे। ये घटना तो कल दोपहर को है दोस्तों, दोपहर की करीब 1-1:30 बजे की ये घटना थी। सारे के सारे वो उत्तर प्रदेश वाले बस लेकर पुलिस थाना बादरा में आ गए और FIR दर्ज के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वो देर शाम को जाकर उनकी सुनवाई भी हुई। पुलिस ने बताया कि वो तफ्तीश भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना को अंजाम दे देना बादरा में दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? बादरा में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। 6-7 लोग पिकअप के अंदर आते हैं, मोटरसाइकिल के अंदर भी 6-7 मोटरसाइकिल आते हैं, 2 पिकअप गाड़ियां आती है और इस प्रकार की लूट करते हैं और हज़ारों रुपए भी लूट कर लेके जाते हैं दोस्तों। महिलाओं ने बताया, हमें प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, उन्होंने हमारे कैमरे के ऊपर बयान भी दिया और हमने जब उनसे उनकी पीड़ा पूछी तो तमाम घटनाक्रम उन्होंने बता दिया। किसी प्रकार का कोई साइड का झंझट नहीं था, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की वो चीज़ें नहीं थी, ऐसा उन्होंने कहा। ये लूटपाट की घटना थी ऐसा बताया गया। एक पिकअप के नंबर भी बताए गए थे, हमने उसको दोस्तों हमारे वीडियोस में जिसने ये नंबर बताए थे उसको लाइव भी दिखाया है और वीडियोस भी वो हमारा वायरल हो रहा है दोस्तों। पंजाब, उत्तर प्रदेश, कहाँ वो लोग देख भी रहे हैं, लेकिन इस घटना पर अंकुश तो नहीं लगा। और बादरा में ऐसी घटना क्यों हुई? पुलिस प्रशासन क्या नींद में था दोस्तों? और अभी तक पुलिस प्रशासन ने उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। क्या उस पिकअप नंबर से उन तक नहीं पहुंचा जा सकता? क्या कोई वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नहीं था? एक घर भी था और उन्होंने बताया भी कि भी पास में एक घर था, वहाँ पूछताछ पुलिस ने की, अगर की तो क्या खुलासा है उनके लिए? पुलिस को इसको लेकर पूरा खुलासा करना चाहिए दोस्तों। ऐसी घटना बादरा क्षेत्र में कभी नहीं हुई और ऐसी घटना होना कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में और अराजकता की स्थिति को एक प्रकार से बखान करता है उसका। और बात करें चोरियों की घटनाओं की तो बादरा में 3-4 चोरियां लगातार हुई है दोस्तों। CCTV फुटेज भी उसकी वायरल है। और कल जिस प्रकार से पल्लू में दोस्तों एक व्यापारी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा, DST टीम द्वारा मारपीट की गई है, भद्रता की गई, उसको लेकर बवाल हो और BJP, कांग्रेस, माकपा आदि तमाम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, नागरिक इकट्ठे हुए और आज तक का समय दिया गया था, शनिवार तक का सुबह 11 बजे तक का, कि जल्द ही उन पर कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए, वरना धरना प्रदर्शन को बढ़ाया जाएगा, आंदोलन का रूप इसको दिया जाएगा। तो इसी प्रकार की घटनाओं की बात करें तो बुधवार को दोस्तों 2 दिन पहले ही हम आपको बताएं तो बस स्टैंड के ऊपर एक गाड़ी में एक गिरोह की महिलाएं आती है, कुछ लोग आते हैं और बस स्टैंड के ऊपर 3 महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटना होती है दोस्तों। कब पता ही नहीं लगता, उनके गले से सोने की चैन भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाते हुए निकाल ली जाती है। CCTV फुटेज में ऐसी 3 महिलाएं आई है। तो क्या ये गिरोह सक्रिय है दोस्तों? और वो लगभग, हाँ हम आपको बताएं तो 17-18 तोले की तीनों सोने की चैन थी और मज़े से वो निकाल कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में इनकी फ़ोटो भी आई है। अगर पल्लू की ही बात करें तो पल्लू को भी बुधवार रात्रि को 9 बजे चौधरी पुस्तक भंडार का ताला तोड़ा जाता है और 1,80,000 रुपये नगद गले से निकाल कर चोर ले जाते हैं। और इस पुस्तक भंडार के मालिक नरेश जाट, जो कि नौर के दोस्तों, नौलखी के, उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है। FIR रावतसर में भी दर्ज हुई है। FIR कहीं ना कहीं बादरा में भी होती है, लेकिन उस FIR का फ़ायदा क्या हुआ? कल जो लूट की घटना बादरा में हुई, FIR उसकी भी हुई, लेकिन क्या FIR में ईमानदारी के साथ कार्रवाई होती है? पुलिस प्रशासन ईमानदारी के साथ इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं लगातार जो लूटपाट की घटना, चैन स्नैचिंग की घटना और इस प्रकार से चोरियों की घटना, चाहे वो गाँव में हो या फिर शहरों में हो, दुकानों के ताले तोड़े या फिर सुने मकानों के ताले तोड़े, टारगेट बनाकर
रेकिंग कर कर दोस्तों ये गिरोह जो है इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया तक ये गैंग फैली हुई है और आए दिन कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं जरूर हो रही है, रोज हो रही है। इन पर अंकुश नहीं है। क्या कर रहा है जिले का पुलिस प्रशासन? बहुत गंभीर दोस्तों ये घटनाएं हैं और जिस प्रकार की लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है। और बादरा के लिए चिंता का विषय है कि लूट की बड़ी वारदात हुई है। चोरियों की घटनाएं तो अमूमन बहुत लंबे समय से लगातार हो रही है और हर नेताओं के शासनकाल में ही होती है, लेकिन इन पर अंकुश लगाने की जरूरी है। क्योंकि पुलिस को लेकर जिस प्रकार से बड़े बड़े दावे हमारे क्षेत्रीय विधायक बलवान पुनिया ने किए थे कि मेरे शासनकाल में पुलिस को आप सड़कों पर नहीं देखेंगे, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की एक प्रकार से ठगी करते हुए वाहनों को रोक कर वो चीज़ नहीं देखेंगे। तो क्या उसका नतीजा है कि पुलिस सड़कों पर नहीं निकल रही है, इसलिए सड़कों पर गुंडे उतर आए हैं, राजक तत्व उतर आए हैं, इस प्रकार के उपद्रवी तत्व उतर आए हैं। सरेआम लाठियों डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा जाता है और उनसे लूट करके ले जाते हैं। रात्रि को चोरियां होती है, दिन में चोरियां करते हैं, दिन में लूट करते हैं। तो इन घटनाओं पर अंकुश जरूरी है दोस्तों। पूरा क्षेत्र बिजली कटौती से भी भारी परेशानी में है, गांव हो या शहर हो दोस्तों। अघोषित बिजली कटौती कोई घंटे का भी और कोई घंटों का भी हिसाब नहीं है कि कितने घंटे तक ये लाइट काटी गई है, कितनी देर तक ये लाइट काटी गई है। स्टिक और सही इसका जवाब भी विभाग से नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार की परेशानियों से भी लोग खासे व्यथित है, परेशान है। हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो मैराना गांव में हर वर्ष लगने वाला मेला दोस्तों, दादा काला मेहर का मेला हर साल लगता है। बड़ा मेला लगता है दोस्तों, झूले भी होते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस मेले में पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से चल कर आते हैं। और इस बार ये मेला और विशाल जागरण जो है वो 12 सितंबर को लगने जा रहा है। आज 9 सितंबर है, 3 दिन के बाद इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मैराना गांव में, बादरा तहसील के मैराना गांव में सबसे बड़ा मेला ये बढ़ता है दोस्तों। और इस मेले में मैं आपको इसका मार्ग बताऊं, क्योंकि हमारा वीडियोस आसपास राज्यों में भी देखा जाता है दोस्तों। इसका बादरा से अगर आप इस मैराना गांव में जाना चाहें, मेले में जाना चाहें, तो निनाण गांव से होते हुए आपको मैराना जाना पड़ेगा। पहले निनाण गांव आएगा और वहां से मैराना का रास्ता है। अगर आप हिसार से, हरियाणा से हिसार से आ रहे हैं, तो पहले आपको आद्रोहा धाम आना पड़ेगा, आदमपुर आना पड़ेगा, चूली कला आना पड़ेगा, फिर आपको मैराना आ सकते हैं। अगर आप फतेहाबाद से आ रहे हैं तो पहले फिर आपको फतेहाबाद से भट्टू, रामसरा, मैराना ऐसे आना पड़ेगा। और अगर आप सरसा से भी आ रहे हैं तब भी आपको भट्टू, रामसरा और मैराना इस प्रकार आप आ सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो उत्तरादाबास के बामासा करसण तंवर द्वारा दोस्तों, यूँ तो सदैव उनके द्वारा समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, लेकिन उत्तरादाबास की कल्याण भूमि में उन्होंने नींव रखी है एक बड़े हाल की, उन्होंने नींव रखी है एक प्याऊ की और इंटरलॉकिंग सड़क की। ये शानदार निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। और दोस्तों ये क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि गत शनिवार को इनकी माता जी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। अपनी माता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर करसण तंवर, उसके भाई सुरेंद्र तंवर, जगदीश प्रसाद तंवर, दोस्तों इस परिवार ने ये शानदार कार्यक्रम किए। और भाग्यश्री अनाथ आश्रम, जो बादरा क्षेत्र का बहुत बड़ा अनाथ आश्रम है दोस्तों, आश्रम में आश्रम प्यारों के लिए लोग सदैव इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं कि 1 टाइम का, 2 टाइम का खाना उनको देते हैं। और यहाँ करसण तंवर परिवार द्वारा भी दोस्तों भाग्यश्री अनाथ आश्रम में हर माह एक रसोई दी जाती है। तो ये कार्यक्रम भी आज किया गया करसण तंवर के द्वारा। और भंडाराओं में भी अपनी सेवाएं देते हैं। जिस प्रकार से भंडारे लगते हैं आसपास, चाहे वो गोगा जी के भक्तों के, श्रद्धालुओं की सेवार्थ हो या फिर सालासर यात्रियों की सेवार्थ हो, क्योंकि सालासर का मेला भी अब आने वाले दिनों में भरने वाला है, तो उसके भंडारे भी
प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में अनेक ऐसे संगठन बने हैं जिनके द्वारा भंडारे लगाए जाते हैं, चाहे अमरनाथ लंगर सेवा समिति हो, बालाजी सेवा समिति हो, अनेक ऐसे जो संगठन है वो बने हैं और उनके द्वारा बाईपासों पर, बादरा के इर्द गिर्द और मुख्य रास्ताओं पर इस प्रकार के भंडारे आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भोजन, चाय, नाश्ता, दूध आदि और रहने की, विश्राम की आदि की, मेडिकल की सारी सुविधाएं दी जाती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो पीली बंगाल में भी दोस्तों कल शुक्रवार को एक पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम लूटने की असफल कोशिश की गई। लुटेरों द्वारा कटर से, गैस कटर से मशीन को नुकसान भी पहुंचाया गया। एटीएम को काटने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लुटेरे कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनकी धरपकड़ जारी है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो भी आई है। तो इस प्रकार की स्थितियां रोज आए दिन दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं बादरा क्षेत्र में हो रही है। अब हम बात करें दोस्तों राजनीतिक विषय की, तो लगातार बादरा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान नेताओं का जारी है। बिरानी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और उससे पहले मैं आपको अन्य खबर की ओर ले चलता हूं। बिरानी की विस्तार से आपको खबर बताऊंगा। बलवीर सिंह बिरानिया, जो कि विद्युत विभाग में दोस्तों सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात है, उनके शानदार व्यक्तित्व को देखते हुए, समाज में उनकी सेवाओं को देखते हुए उनको दोस्तों कुमावत महासभा का बादरा तहसील अध्यक्ष बनाया गया है। और ये नियुक्ति उनको प्रदेश अध्यक्ष कर्नल RC कुमावत के द्वारा दी गई। एक शानदार व्यक्तित्व है दोस्तों बलवीर सिंह बिरानिया। तो इसके अलावा आप बात करें दोस्तों, जो बिरानी धरना प्रदर्शन है वो अब नया मोड़ लेने वाला है। उसकी तैयारियां चल रही है। सोमवार को 11 सितंबर को किसानों की महापंचायत बिरानी गांव में होने जा रही है दोस्तों, और बड़ी संख्या में इसमें किसान आने की सूचनाएं भी मिल रही है दोस्तों। और आगे धरना प्रदर्शन का क्या रुख रहेगा ये तय होगा उस महापंचायत में, कि उसको भूख हड़ताल में बदला जाए या चक्का जाम किया जाए या अनवरत इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन जारी रखा जाए, क्योंकि प्रशासन के कानों तक जूं नहीं रेंग पाई है। प्रशासन की नींद अभी नहीं खुली है। घेराव भी किया गया, विद्युत विभाग का, सिंचाई विभाग कार्यालय का घेराव किया गया था और बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे बादरा में। कुछ मांगे भी मानी गई थी, एक वार्ता भी हुई थी, कंप्लीट मांगे नहीं मानी गई। वितरिकाओं में पानी की मांग हो, चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी आदि की मांग हो, या फिर दोस्तों टेल के अंतिम किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। अनेक प्रकार की मांगे हैं। कल भी बजरंग सहारण ने, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक ज्ञापन भी दिया गया सिंचाई मंत्री के नाम, और उसमें फसल बीमा क्लेम की मांग रखी गई, जो कि क्योंकि पटवारी और कानूनगो संघ आदि सारे कर्मचारी तो हड़ताल पर बैठे हैं। गिरदावरी कैसे होगी, कैसे बीमा क्लेम मिलेगा किसानों को, उसको लेकर ज्ञापन दिया गया बजरंग सहारण द्वारा कि फसल बीमा क्लेम, क्रॉप कटिंग, गिरदावरी आदि समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। क्या आखिर ऐसे ज्ञापनों से कोई असर नहीं होता दोस्तों? प्रशासन पर, सरकार पर इसका कोई असर नहीं होता? क्या ये फॉर्मेलिटीज बनकर रह गई है? जबकि एक आपको मैं याद दिलाऊं, एक SDM महोदय आए थे बादरा में, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि बादरा ज्ञापनों का गढ़ है। यहाँ मैं इतनी जगह रहकर आया हूँ, लेकिन जितने ज्ञापन इस बादरा विधानसभा में तहसील में दिए जाते हैं, उतने ज्ञापन किसी भी उपखंड मुख्यालय पर नहीं दिए जाते होंगे। यहाँ रोज कोई ना कोई हाथ में ज्ञापन लिए आ जाता है। तो क्या दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में ज्ञापन दिए जाते हैं तो संवेदनशीलता है ही नहीं प्रशासन की, उनके ऊपर कार्रवाई करे, संबंधित विभाग को इसको लेकर तलब किया जाए और उस मांग को पूरा करवाया जाए। कुछ व्यवस्था कुछ दिन यहाँ हुई थी दोस्तों इसी शासनकाल में, जब यहाँ जय कौशिक एक तहसीलदार महोदय आए थे। बाद में वो भी यहाँ से
कहीं ना कहीं दागदार होकर गए थे और विधायक बलवान पुनिया के कहीं ना कहीं चाटुकार बनकर ही गए थे। उनकी व्यवस्था कुछ दिन शानदार रही थी दोस्तों। उनको जब एसडीएम महोदय की गैर मौजूदगी में जब कोई ज्ञापन दिया जाता था तो वो ज्ञापन को पढ़ते थे उन्हीं ज्ञापनदाताओं के सामने ही और संबंधित विभाग को फ़ोन लगाते थे और उनको इस कार्य के लिए बोलते थे, उनसे समय पूछते थे और ये कहते थे इनको बताइए, मेरे सामने खड़े हैं जो ज्ञापन देने के लिए जो पीड़ित लोग हैं, उनको बताइए आप कब आएंगे, कब इस समस्या का समाधान करेंगे। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उस समस्याओं का समाधान भी होता था, कई बार तो उसी दिन उस समस्या का समाधान भी होता था। तो क्या ऐसी संवेदना, ऐसी संवेदनशीलता इन अधिकारियों में नहीं रही? ज्ञापन लेना ही इनका काम है और ये टिप्पणी करना ही इनका काम है कि यहाँ तो ज्ञापन बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो क्या इसलिए ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? इनका काम क्या है? आखिर सरकार ने इनकी नियुक्तियाँ क्यों की है, किस लिए की है? क्या जनता की सेवा के लिए इनका कोई दायित्व रहा ही नहीं? ये बहुत गंभीर और बहुत बड़े सवाल है दोस्तों, जो आपके भी जहन में होंगे। आखिर इनका निराकरण कैसे किया जाएगा? इनकी शिकायत कहाँ हो कि ये ज्ञापन लेते हैं लेकिन संजीदगी के साथ उन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 70 से 80-90% तक तो ज्ञापन एसडीएम महोदय के नाम ही दिए जाते हैं, अर्थात उन्हीं से उम्मीद होती है कि आप ही हमारी समस्या का समाधान कीजिए। जैसे कल का ज्ञापन दिया बजरंग सार ने, सिंचाई मंत्री के नाम दिया, तो ये फॉरवर्ड कर देंगे सिंचाई मंत्री को, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माना कि वो सिंचाई विभाग के नाम था, तो क्या इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्षेत्र में ये समस्याएं हैं और हमारे आला अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, नेताओं तक ये जो ज्ञापन है, ये समस्या है, वो जा रही है। घूम फिर कर आना तो उन्हीं के ऊपर है, काम तो उन्हीं को करना है, अमली जामा तो उन्हीं को पहनाना है, उसके ऊपर कार्रवाई, जवाबदारी तय करने का काम तो उन्हीं को करना है, उसकी जांच तो उन्हीं को करनी है, रिपोर्ट बनाकर ऊपर तो उन्हीं को भेजनी है। तो क्यों ना पहले ही ये काम किया जाए अधिकारियों द्वारा, ताकि जो भी ज्ञापन दाता हो, ज्ञापन दे, वो कम से कम जिस आशा और उम्मीद के साथ इकट्ठे होकर धूप में और परेशानियों में अपना समय निकाल कर, अपना कीमती समय निकाल कर आपके कार्यालय तक आते हैं, तो कम से कम उसकी समस्या का समाधान तो हो। अगर नहीं हो तो प्रयास तो करें। यहाँ प्रयास ही नहीं होते दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आज 9 सितंबर को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसको लेकर आपको बताएं तो 1967 को आज के दिन फिल्मी अभिनेता अक्षय कुमार का जन्मदिन मनाया जाता है। फिल्मी दुनिया के लोग और उनके चाहने वाले उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और आज के दिन दोस्तों 1968 को निधन हुआ था एक ऐसी शख्सियत का पुण्यतिथि है आज, रामबरक्स बेनीपुरी। ये नाम सुनते ही आपके जहन में उनकी अनेकों रचनाएं भी आई होगी। अगर आपने रामबरक्स बेनीपुरी की जो रचनाएं पढ़ी है तो दोस्तों महान उपन्यासकार थी, महान कहानीकार, महान निबंधकार, महान पत्रकार और महान क्रांतिकारी थे। उनका आज उनकी पुण्यतिथि है दोस्तों। इसी के साथ आज अगर बात करें तो 1949 को आज के दिन 9 सितंबर को हमारी हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। और आज के दिन मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। मंडियों के भाव में जल्दी से आपको बताऊं तो भट्टू में नरमा 7,290 रुपये, बाजरा 2,041 रुपये प्रति कुंटल बिका है, ग्वार के भाव 5626 रुपये, जबकि मूंगफली बिकी है 6350 रुपये प्रति कुंटल। फतेहाबाद मंडी में कपास बिका है 8,055, नरमा बिका है 7465 रुपये प्रति कुंटल, बादरा में ग्वार बिका है 6,070 रुपये प्रति कुंटल, सिरसा मंडी में नरमा बिका है 7285, कपास बिका है 8100 रुपये प्रति कुंटल। और ग्वार के भाव रहे सिरसा मंडी में 5,950, गेहूँ के भाव 2290 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7436, ग्वार के भाव 6150 रुपये प्रति कुंटल बिका है। सरसों के भाव आज आदमपुर मंडी में 5,159 रुपये रहे, बाजरा के भाव 2,065 रुपये प्रति कुंटल रहे, मूंग 8,145 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि नौर मंडी में आज के अंतिम मंडी में भाव इस प्रकार रहे। ग्वार के भाव 6141 रुपये प्रति कुंटल, चना के भाव 6165, मोट के भाव 7666 रुपये प्रति कुंटल, सरसों के भाव 5,060, मूंगफली 6610 रुपये प्रति कुंटल,
सरसों के भाव 5251 रुपये प्रति कुंटल, मूंग के भाव 8522 रुपये प्रति कुंटल, जबकि नरमा बिका है 7235 रुपये और तिल बिका है 14,695 रुपये प्रति कुंटल, काला तिल और भूरा तिल। इसके अलावा मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो 9 सितंबर को आज 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर ही मैक्सिमम रहा। 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। कल मौसम विभाग की भविष्यवाणी की बनिस्बत आज हवाएं तेज़ चली और मौसम में कुछ ज़्यादा गर्मी ना होकर टेम्परेचर कुछ कम रहा। 68 से लगभग 70% बादल दिन भर छाए रहे। रात्रि को भी 50 से 55% बादल छाए रहेंगे। 10 सितंबर को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, आज कुछ आपने परिवर्तनशील मेघ भी देखे होंगे। और अमूमन गोगा नवमी जो कल थी दोस्तों, गोगा नवमी जो आज है दोस्तों, गोगा नवमी के अवसर पर हल्की बूंदाबांदी बरसात अमूमन होती है। आज भी मौसम बना हुआ था लेकिन बूंदाबांदी भादरा आसपास क्षेत्र में सुनी नहीं गई दोस्तों। 10 सितंबर को कल 27 से 34 डिग्री टेम्परेचर, दिन में 35 से 38 डिग्री, दोपहर को मैक्सिमम 11 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि मात्र 15-20 से 70% बादल आसमान में ज़रूर छाए रहेंगे, जो कि रात्रि को घटते घटते 5 से 10% पर आ जाएंगे। मौसम साफ होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।